दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे एंड लॉज ऑफ मोशन सीरीज का आज हमारा 27वां एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर। आज का जो लेक्चर है वो एक एक्सपेरिमेंट से शुरुआत करेंगे और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये फ्रिक्शन से रिलेटेड ही एक्सपेरिमेंट है। बट द थिंग इज इसमें हम पुली के फ्रिक्शन को देखेंगे। जो पुली के ऊपर से जो स्ट्रिंग आती है तो वहाँ पे भी फ्रिक्शन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसको ज़रा आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं ज़रा आपको ये दिखा देता हूँ कि ये मेरे पास एक वेइंग स्केल है जो मास को रीड करेगा और यहाँ पे फिलहाल 0 है तो आप देख सकते होगे 0 रीड कर रहा है। हमने इसको कैलिब्रेट किया हुआ है और मेरे पास यहाँ पे कुछ स्लॉटेड मास रखे हुए हैं, कुछ ब्लॉक्स रखे हुए हैं। मैं उनको रीड कर लेता हूँ पहले। तो ज़रा देखिए ये जो मास है इसके ऊपर वैसे तो 1000 ग्राम्स लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड मास है तो, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे होंगे कि 1000 के अराउंड ही दिखा रहा है। तो सुनील जी एक बार मुझे बताएंगे कि कितना रीड कर रहा है ये। 1000 ग्राम्स ये रीड कर रहा है और करना भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे दूसरे मास को देखूं तो इसके ऊपर वैसे 100 ग्राम्स लिखा हुआ है। अगर मैं इसको रख देता हूँ तो जरा चेक करते हैं कितना है ये। 101। ओके, थोड़ा बहुत ये स्ट्रिंग का भी शायद ये इसको दिखा रहा है बट 100 ग्राम्स के राउंड ही है ये, ठीक है। चलिए अब जरा मैं इसको भी उतार देता हूँ। अब मेरे पास कुछ और स्लॉटेड मासेस हैं। ये 500 ग्राम्स लिखा हुआ है इसके ऊपर, स्टैंडर्ड मास। मैं इसको भी जरा एक बार चेक कर लेता हूँ ये कितना मास है। तो ये कितना 499, मतलब 500 के अराउंड ये दिखा रहा है, ठीक है। और कुछ छोटे छोटे मासेस हैं 50 ग्राम्स के, हालांकि शायद मैं इनका यूज़ ना करूँ। तो एक बार जरा देख लेते हैं कितना मास है। 50 ग्राम्स के राउंड ये दिखा रहा है, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट को मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ वो जरा देखिए। मैंने यहाँ पे ये 1 किलोग्राम का मास यहाँ पे रखा और यहाँ पे मेरे पास एक पुली है। मैं इसको स्ट्रिंग को पुली के ऊपर ऐसे हैंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब जरा देखिए जब मैं इसको पकड़ के रखता हूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 ही दिखा रहा होगा। कितना दिखा रहा है सुनील जी? 1000। ओके, अब जरा देखिए ये 100 ग्राम्स का है। मैं इसको 100 ग्राम्स को फिलहाल यहाँ पे हैंग करके छोड़ देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे 100 ग्राम्स का जो मास है वो रेस्ट पे है। अगर वो रेस्ट पे है तो इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। तो नीचे की तरफ 0.1 जी लगेगा। 100 ग्राम्स इंटू जी, तो 100 ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। 0.1 इंटू जी जो फोर्स है वो नीचे की तरफ है। तो टेंशन की वैल्यू हमारे पास आ गई है, T मस्ट बी इक्वल टू 0.1 जी। वही टेंशन अब यहाँ पे ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है और नीचे की तरफ 1 जी है, 0.1 जी ऊपर की तरफ है। तो अब ये नॉर्मल फोर्स को रीड करेगा। नॉर्मल फोर्स को जी से डिवाइड करके मास को रीड करेगा। तो अब बताइए नॉर्मल फोर्स कितने का है यहाँ पे? नॉर्मल फोर्स है 1g माइनस 0.1g, 900g होना चाहिए। 900 ग्राम्स इंटू जी होना चाहिए। तो जी को अगर मैं हटा दूं तो 900 ग्राम्स को रीड करना चाहिए। तो मैं चाह रहा हूं कि सुनील जी बताएं कि कितना रीड कर रहा है? 905। थोड़ा सा ज्यादा रीड कर रहा है, ठीक है। और थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, 1-2 ग्राम का। मतलब 905 पे स्टेबल हो गया सुनील जी? ओके, ठीक है। तो क्योंकि मैं सामने से देख नहीं पा रहा हूँ तो सुनील जी मुझे बताएंगे, ठीक है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं 500 ग्राम्स को फिलहाल और इंक्रीज कर रहा हूँ इधर। तो 100 ग्राम्स पहले से ही है, 500 ग्राम्स को और डाल रहा हूँ। तो टोटल क्या हो जाएगा? 600 ग्राम, 600 ग्राम हो जाएगा। 0.6 इंटू जी जो है वो फोर्स अब लगेगा। तो अब आप मुझे बताइए कि नॉर्मल फोर्स जो है वो कितना यहाँ पे एक्ट करेगा। यहाँ पे अब 0.6 इंटू जी नीचे की तरफ है और क्योंकि रेस्ट पे है तो टेंशन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 0.6 इंटू जी। यहाँ पे भी 0.6 इंटू जी आएगी और 1 जी नीचे की तरफ है। तो नेट यहाँ पे कितना होगा बताओ जरा? नेट अब नॉर्मल फोर्स होगा वो 0.4 इंटू जी होगा ऊपर की तरफ और उसी को रीड करेगा। जी को अगर मैं हटा दूं तो अब ये 400 ग्राम को रीड करना चाहिए आइडली, बट कितने को कर रहा है? 414 ग्राम्स। अब यहाँ पे एरर आ गया। अब सोचिए 14 ग्राम्स का एरर बढ़ गया है एरर। तो 14 ग्राम्स का तो नहीं होना चाहिए था, इतना ज़्यादा एरर तो नहीं। 2-4-5 ग्राम का तो हमें समझ भी आता है। इसका मतलब ये हुआ कि श्योर शॉर्ट ये हुआ होगा कि टेंशन जो इस तरफ है वो तो 0.6 इंटू जी है, बट वो टेंशन अब इधर ट्रांसफर नहीं हुई है। इधर जो टेंशन की वैल्यू है वो 0.6 इंटू जी नहीं है। अगर 0.6 इंटू जी होती तो 400 एग्जैक्टली रीड करता है ये, और ये 415, 16, 420 तक रीड कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो टेंशन की वैल्यू है वो कम है, 0.6 जी नहीं है। वो कैसे, ऐसे कैसे हो गया? एक और काम करते हैं, 150 ग्राम और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 150 ग्राम और बढ़ा देता हूँ। 50 ये है, 50 एंड चलो 100 ग्राम से बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे 0.7 इंटू जी है तो यहाँ पे 300 ग्राम दिखाना चाहिए। क्या ये 300 ग्राम दिखा रहा है सुनील जी? 316 ग्राम दिखा रहा है। अब जो है एरर और ज्यादा बढ़ गया है, 16 ग्राम का एरर आ गया है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से।
पुली और स्ट्रिंग के बीच यहां पे एक फ्रिक्शन है दोस्तों, इस पॉइंट पे। वो जो इधर की टेंशन है उस टेंशन को इधर ट्रांसफर नहीं होने दे रहा, कुछ कम टेंशन जो है वो ट्रांसफर हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए हम बोर्ड पे मिलते हैं और देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में फ्रिक्शन फोर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक तरफ कितनी टेंशन है, दूसरी तरफ कितनी टेंशन है, वो टेंशन जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसको समझने के लिए बोर्ड पे चलते हैं और उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं फिर बोर्ड पे एंड इसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आपने एक्सपेरिमेंट देखा, अब उस एक्सपेरिमेंट को जरा एनालाइज करते हैं और देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है और फ्रिक्शन यहाँ पे कैसे रोल प्ले कर रहा है। तो मान लीजिए मेरे पास कोई पुली है, तो पुली इस तरह की है और उसके ऊपर कोई स्ट्रिंग लगी हुई है। स्ट्रिंग मैं कुछ डिफरेंट एंगल पे ले लेता हूँ। सोचिए, एक साइड कुछ अलग एंगल है, एक साइड कुछ अलग एंगल है, ठीक है, और ये इसका स्ट्रिंग का बीच वाला पॉइंट है। अब मान लीजिए यहाँ पे जो टेंशन है वो T2 है, मैं इधर से स्ट्रिंग को खींच रहा हूँ, तो इधर T2 है, तो T2 ही ट्रांसफर नहीं होगी, इधर कुछ अलग टेंशन होगी स्ट्रिंग में। यहाँ पे डिफरेंट टेंशन आएगी, यहाँ पे डिफरेंट टेंशन आएगी। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं इधर की तरफ खींच रहा हूँ, तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि रस्सी जो है वो इस तरफ मोशन उसका होने की टेंडेंसी दिखा रही है। स्ट्रिंग जो है वो इधर की तरफ मैं खींच रहा हूँ, तो पुली जो है इधर रोटेट होने की टेंडेंसी दिखा रही है। आप ये भी कह सकते हो कि रिलेटिव मोशन इस तरफ है, तो इस तरफ वाली जो टेंशन है वो इधर वाली टेंशन से ज़्यादा होगी। ये जो टेंशन है ये आप इधर ट्रांसफ़र यूं का यूं नहीं कर सकते हो अगर आपके पास यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन अगर है। तो आज से पहले जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट किए जिनमें पुली इंक्लूड थी और स्ट्रिंग थी, उनमें ये दिक्कत हमेशा ही रहती है, क्योंकि आप टेंशन में यहाँ पे आप जो फ्रिक्शन जो है पुली और स्ट्रिंग में, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। ये बड़ी दिक्कत है दोस्तों। अब चलिए इनमें कोई ना कोई रिलेशन होगी, उस रिलेशन को जरा एनालाइज करके देखते हैं, उस रिलेशन को कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है। इधर टेंशन T2 है, तो इधर टेंशन जो है वो T2 से लेस आएगी, क्योंकि मैं इधर से खींच रहा हूँ इसको। तो जिधर से आप खींचते हो उधर की टेंशन हमेशा ज़्यादा होती है, दूसरी तरफ उतनी ही टेंशन ट्रांसफर नहीं होती है। जिधर मोशन होने की टेंडेंसी होती है, रिलेटिव मोशन जिधर हो रहा होता है उधर की बात है भाई, ध्यान रखना, क्योंकि आपको कई बार ये नहीं पता होता कि किस तरफ ज़्यादा टेंशन है, किस तरफ कम टेंशन है। तो जिधर इंपेंडिंग मोशन होता है, इंपेंडिंग मोशन का मतलब जिधर मोशन होने की टेंडेंसी दिखा रहा है उस तरफ जो टेंशन होगी वो ज़्यादा होगी दूसरी टेंशन से, ठीक है। अब चलिए इनमें एक रिलेशन बनाते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या रिलेशन है। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे मैं इसका हल्का सा हिस्सा ले रहा हूं और इस एंगल को मैं बिल्कुल ही स्मॉल एंगल ले लेता हूं, डी थीटा। ये मेरा बहुत ज़्यादा स्मॉल एंगल है, डी थीटा, ठीक है। और इस तरफ जो टेंशन है, ये स्ट्रिंग का मैं बिल्कुल हल्का सा हिस्सा ले लिया है, इतना सा हिस्सा स्ट्रिंग का मैंने लिया है, ठीक है। अब इतने हिस्से में ये पूरा एंगल है डी थीटा। अगर मैं इसका सेंटर वाली लाइन लगाऊं, इसकी सेंटर वाली लाइन लगाऊं, तो इसके एक तरफ डी थीटा बाई 2 है, दूसरी तरफ भी डी थीटा बाई 2 है। अच्छा, यहाँ पे जो टेंशन है वो मान लीजिए टी प्लस डी टी है, ऐसे मान लेते हैं, थोड़ी ज़्यादा है, और डी टी मतलब पॉजिटिव है। और इधर जो टेंशन, क्योंकि इतने हिस्से पे अगर आप देखोगे स्ट्रिंग के, तो इधर वाली साइड इधर खिंच रही होगी, इधर वाली साइड इधर खिंच रही होगी, ठीक है। तो इधर जो टेंशन है वो टी मान लेता हूँ, ठीक है, इधर की टेंशन टी मान लेता हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स होगा जो इधर जो इंपेंडिंग मोशन इस तरफ होने की टेंडेंसी दिखा रहा है मोशन, उसको अपोज करेगा, उधर फ्रिक्शन भी लगेगा, ठीक है। कितना फ्रिक्शन होगा वो देखेंगे, वो नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करेगा कि कितना फोर्स नीचे की तरफ ये पुली के ऊपर इसकी वजह से, स्ट्रिंग की वजह से कितना नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। उससे नॉर्मल फोर्स हमें पता चल जाएगा कि ये पुली जो है स्ट्रिंग के ऊपर कितना नॉर्मल परपेंडिकुलर फोर्स लगा रही है, उससे हम फ्रिक्शन निकाल पाएंगे। फ्रिक्शन कोफिशिएंट को मैं यहाँ पे म्यू लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से को एनालाइज करूं, सिर्फ ये जो छोटा सा हिस्सा है, अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से को देखना चाहूं, ठीक है, ये हिस्सा मैं देखना चाह रहा हूं दोस्तों, तो इतने हिस्से का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो इसका मास तो 0 है भाई, इसका मास तो 0 है। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये निकाल लिया, ठीक है। ये इधर जो है ये मेरा टी है, इस तरफ मेरा जो है वो है टी प्लस डी टी, ठीक है। और ये मेरा वाई एक्सिस मान लो, ठीक है। अब जरा देखिएगा, ये डी थीटा बाई 2 है और ये एंगल भी डी थीटा बाई 2 है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा रहा हूं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लाइन है ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन जो है टेंशन की, ये
आपकी किसके परपेंडिकुलर बताओ, इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो यहां से ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, यहां से ये लाइन 90 डिग्री पे हो गया, ये डी थीटा बाई 2 है, तो ये एंगल डी थीटा बाई 2 ही बनेगा, सॉरी 90 माइनस डी थीटा बाई 2 बन जाएगा। भाई ये एंगल मेरा डी थीटा है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा डी थीटा बाई 2, और इधर भी डी थीटा बाई 2, यहां से 90 हो गया, तो ये क्या बनेगा 90 माइनस डी थीटा बाई 2। तो इसका अगर मैं कॉम्पोनेंट लूंगा तो टी साइन 90 माइनस डी थीटा बाई 2, तो यहां पे बन जाएगा टी कोस डी थीटा बाई 2, इधर हो जाएगा। और नीचे की तरफ क्या आएगा दोस्तों, नीचे की तरफ आएगा टी साइन डी थीटा बाई 2, इसका भी नीचे की तरफ एक कंपोनेंट आएगा। तो टोटल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो आएगा वो आएगा टी साइन डी थीटा बाई 2 प्लस एक और कंपोनेंट आएगा इधर वाली टेंशन की वजह से टी प्लस डी टी साइन डी थीटा बाई 2। ये मेरे पास जो है डाउनवर्ड फोर्स आ गया। दैट मस्ट बी इक्वल टू नॉर्मल फोर्स, जो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाएगा, मतलब जो पुली जो स्ट्रिंग के ऊपर लगाएगी वो नॉर्मल फोर्स मेरा ऊपर की तरफ लगेगा। तो मेरे पास नॉर्मल फोर्स आ गया, इसको मैं डीएन बोल देता हूं, स्मॉल नॉर्मल फोर्स, क्योंकि मैं बिल्कुल हल्का सा हिस्सा ले रहा हूं इसका, ठीक है। तो ये मेरा नॉर्मल फोर्स आ गया। अब अगर मैं डी थीटा को बहुत ज्यादा स्मॉल कर दूं, डी थीटा वेरी स्मॉल है भाई मेरा, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि साइन डी थीटा बाई 2 जो है, साइन डी थीटा बाई 2 जो है वो रफली डी थीटा बाई 2 ही हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो, आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा, अगर थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो रेडियन में थीटा के ही इक्वलेंट हो जाएगा, ये नियरली इक्वल टू थीटा ही हो जाता है इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत ज़्यादा छोटा है तो मैं यहां से साइन डी थीटा बाई 2 को डी थीटा बाई 2 ही लिख लेता हूं, ठीक है। और ये रेडियन में लिखनी है वैल्यू, ध्यान रखना भाई, ठीक है। यहां पे डिग्री में डालनी है, यहां पे रेडियन में डालेंगे वैल्यू, ठीक है। तो अब जरा देखना, ये बन जाएगा टी डी थीटा बाई 2, इसको मैं टी थीटा बाई 2 लिखता हूं, और यहां से देखिए टी और ये डी थीटा बाई 2 एक और आ गया, प्लस एक आ गया डी टी इंटू डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हो गया मेरे पास डी एन। तो ये तो दो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी को जब मल्टीप्लाई करते हो तो उनकी जो वैल्यू आती है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी हो जाती है, और छोटी हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा 0.5 इंटू 0.2 करते हो तो ये 0.10 बन जाता है, मतलब जो प्रोडक्ट आता है 1 से छोटी जो क्वांटिटीज होती है, जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो, उनका जब दो स्मॉल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो और छोटा हो जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा छोटा है इनके कंपैरिजन में, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इस क्वांटिटी के कंपैरिजन में। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई एक क्वांटिटी आ गई 100 और एक क्वांटिटी है 0.01, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, ऑलमोस्ट 100 ही रहेगा सब। तो एग्जैक्टली मैं ऐसे ही यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ कि ये क्वांटिटी जो है वो नेग्लेजिबल है। तो यहाँ से आपके पास क्या रिलेशन आ गई, यहाँ से आपके रिलेशन आ गई टी डी थीटा इज इक्वल टू डी एन। तो यहाँ से डी एन अपॉन डी थीटा क्या बन गया दोस्तों, डी एन अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू टी। टेंशन की वैल्यू हमारे पास इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास नॉर्मल फोर्स से हमने इस तरह की रिलेशन बनाई। अब आइए इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उससे देखते हैं। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा दोस्तों, अगर मैं इसका यहाँ से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूँ, ये तो वर्टिकल कंपोनेंट देखा ना हमने, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखिए, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे क्या बनेगा, टी प्लस डी टी कोस ऑफ डी थीटा बाई 2। तो हमने क्या कर लिया, ये डी थीटा बाई 2 था, तो यहाँ पे 90 माइनस डी थीटा बाई 2 बनेगा, उसका कोसाइन ले लिया हमने, ठीक है, कोस ले लिया। भाई यहाँ से देखो ना ये 90 है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो 90 माइनस डी थीटा बाई 2 बनेगा। तो उसका अगर आप नीचे की तरफ कंपोनेंट निकालोगे तो क्या बनेगा, नीचे की तरफ साइन बनेगा, ऊपर की तरफ कोस बन जाएगा ना भाई, ठीक है। तो क्या आएगा बताओ जरा, टी प्लस डी टी कोस डी थीटा बाई 2 माइनस टी कोस डी थीटा बाई 2, ठीक है भाई। एक ये वाला फोर्स है माइनस ये वाला फोर्स, और इधर एक और लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स माइनस एफ। एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ की वैल्यू होगी म्यू डी एन, क्योंकि यहां पे डी एन मेरा नॉर्मल फोर्स है दोस्तों, ठीक है, डी एन मेरा नॉर्मल फोर्स है। दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, नेट फोर्स 0 आएगा। क्यों भाई नेट फोर्स 0 आएगा बताइए, नेट फोर्स मेरा 0 क्यों है, क्योंकि मास ही मासलेस है ना, मैं इसका मास जो है नेग्लिजिबल मान रहा हूं, तो मासलेस है तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को ये एंगल समझ नहीं आया होगा कि भाई ये एंगल मैंने कैसे लिया, तो मैं एक बार फिर से इसको समझा दूं कि किस तरह का एंगल है। जरा देखिए, यहां पे एक फोर्स है, एक यहां पे फोर्स है, ठीक है।
तो जरा पॉइंट को समझिए, ये डी थीटा है तो ये डी थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है, यहाँ से ये भी 90 डिग्री है। तो अब हमने क्या किया जरा देखो, मैं इसको और एक्स्ट्रापोलेट कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, इसको एक्स्ट्रापोलेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे डी थीटा बाई 2 है तो ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो टेंशन जो है वो 90 माइनस डी थीटा बाई 2 है। तो अगर मैं इसका नीचे की तरफ कॉम्पोनेंट निकालूंगा तो कोस 90 माइनस डी थीटा बाई 2 करोगे तो साइन डी थीटा बाई 2 आएगा। सिमिलरली यहाँ से भी इसका नीचे की तरफ कॉम्पोनेंट निकालोगे तो ये एंगल भी 90 माइनस डी थीटा बाई 2 है, तो नीचे की तरफ साइन आएगा। ऊपर की तरफ क्या बनेगा दोस्तों, ऊपर की तरफ इसका कॉम्पोनेंट अगर इधर निकालोगे तो कोसाइन बनेगा टी कोस, ठीक है, टी कोस डी थीटा बाई 2, और यहाँ पे टी प्लस डी टी कोस डी थीटा बाई 2 ये वाला कॉम्पोनेंट आ जाएगा। तो इधर का कॉम्पोनेंट माइनस ऑफ इधर का कॉम्पोनेंट, और एक और कॉम्पोनेंट इधर लग रहा है, कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स। इधर क्यों लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा फ्रिक्शन फोर्स। रिलेटिव मोशन इस तरफ है, समझिए, इस तरफ रिलेटिव मोशन, इधर टेंशन थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, तो उसको अपोज करेगा इधर वाला। दैट मस्ट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास, क्योंकि मासलेस में लेके चल रहा हूं इस स्मॉल हिस्से को, तो जीरो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो कोस, जैसे आपने साइन थीटा, अगर थीटा वेरी स्मॉल है तो वो एंगल के बराबर ही हो जाता है, ऐसे ही कोस थीटा क्या बन जाएगा, कोस थीटा नियरली इक्वल टू 1 बन जाएगा अगर थीटा जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, मतलब जीरो के अराउंड है थीटा, तो कोस जीरो तो 1 ही होता है ना। तो इसलिए आप इसको क्या कर सकते हो बताओ जरा, इसको आप 1 लिख सकते हो, इसको भी आप 1 लिख सकते हो। तो यहां से क्या बनेगा दोस्तों, यहां से कुछ इस तरह का बनेगा, टी प्लस डी टी माइनस, ये देखो टी कोस थीटा बाई 2 तो कट ही है ना, यहां पे देखो अगर आप ध्यान से देखते हो टी कोस थीटा बाई 2 और ये माइनस टी कोस डी थीटा बाई, ये तो कट ही गया। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा डी टी कोस डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू म्यू डी एन, ये बन गया दोस्तों, ठीक है। और मैंने बताया कि इसको आप 1 लिख सकते हो, तो डी टी इज इक्वल टू म्यू डी एन बन गया, ठीक है। अब डी एन की वैल्यू टी डी थीटा होती है, तो मैं एक काम करता हूं, डी टी इज इक्वल टू म्यू डी एन की वैल्यू टी डी थीटा पुट कर देता हूं भाई, ठीक है। टी को मैं नीचे ले आता हूं, तो डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू म्यू डी थीटा, ये बन गया। अब इस पे क्या करेंगे, इस पे हम इंटीग्रेशन लगाएंगे बोथ साइड, ठीक है, इस पे हम इंटीग्रेशन लगाएंगे बोथ साइड। तो यहां पे जो थीटा है वो कहां से कहां तक बदल रहा है जरा देखिए। अगर मैं यहां से देखूं, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल कितना है, थीटा 1 बन रहा है, सोचिए हॉरिजॉन्टल के साथ जो जहां से पहला पॉइंट टच हुआ है, ये थीटा 1 से मान लीजिए आप थीटा 2 तक आ रहे हो, ये जो एंगल है ये है आपका थीटा 2, और ये जो एंगल है ये है मेरा थीटा 1। तो अब आप थीटा 1 से थीटा 2 तक जा रहे हो, तो टेंशन की वैल्यू क्या है बताओ, यहाँ पे टेंशन T1 है, यहाँ पे T2 है, तो T1 से T2 तक गए हो, सही है जी, इस तरह से लिख सकते हैं भाई यहाँ पे। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, ln t और लिमिट T1 से T2 दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या बन जाएगा बताओ जरा, म्यू, और यहां पे क्या आएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1, सही है जी। इस तरह से आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ln t2 बाई t1 इज इक्वल टू म्यू, बीटा लिख देता हूं मैं इस डिफरेंस को ना, यहां से लेके, जो यहां से लेके और यहां तक का जो एंगल है, जो भी ये टच में है, जितना भी ये स्ट्रिंग जिस एंगल को कवर कर रही है पुली के ऊपर, उसको अगर मैं बीटा लिख दूं, ये थीटा 2 माइनस थीटा 1 की वैल्यू बीटा लिख देता हूं, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि जो T2 की वैल्यू आएगी दैट मस्ट बी इक्वल टू T1 e टू द पावर म्यू बीटा। म्यू इज फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। तो इस तरह से आप टेंशन की वैल्यू को लिख सकते हो दोस्तों। T2 जो आएगा, ये वाला जो टेंशन होगी, ये इधर वाली टेंशन का इतने टाइम्स ज्यादा होगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया। जैसे कि अगर मैं एक सिंपल केस लेके चलूं, ठीक है, तो मैं इसको एक बार रब कर रहा हूं भाई, आई होप आपको ये रिलेशन समझ आई कि स्ट्रिंग के ऊपर जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, वो कैसे रिलेटेड होता है, ठीक है। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं और इसको जरा अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आपको समझ आई होगी कि मैंने कैसे इसको डिराइव किया है, ठीक है। अब एक स्टेप और देखिए, सोचिए कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है और वो जो स्ट्रिंग है वो पुली के ऊपर से दूसरी तरफ लगी हुई है। जैसे कि हमने ये एक्सपेरिमेंट देखा था, इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक था, ठीक है, और उसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था 1G, 1 किलोग्राम का ब्लॉक था ये, ठीक है। और इधर हमने एक और ब्लॉक हैंग किया था,
वो जो ब्लॉक था वो था 0.1 G, ठीक है, इस तरफ था। यहां पे ये स्पॉट पे रखा हुआ था, ऐसे ये नीचे रखा हुआ था और ये हैंग कर रहा था, तो इधर आपका फोर्स लग रहा था 0.1 G। तो यहां पे एक टेंशन है T1 बोल दो इसको। T1 की वैल्यू कितनी है बताओ जरा। T1 की वैल्यू है 0.1 G। अब यहां पे जो टेंशन होगी वो T2 होगी और T2 की वैल्यू लेस देन T1 आएगी दोस्तों। अब आप बोलोगे सर क्यों लेस देन आएगी? क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है ना, आप समझिए, ये तो रखा हुआ है, पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ये इसको ऊपर उठाने की टेंडेंसी दिखा रहा है। तो इंपेंडिंग मोशन इस तरफ है दोस्तों, मतलब अगर आप इधर मास बढ़ाते जाओगे तो इस तरफ आएगा, इधर कभी भी नहीं है। ये जो है ये इधर इसको नहीं खींचेगा। क्यों नहीं खींचेगा? क्योंकि यहां पे भैया नॉर्मल फोर्स एक और लग रहा है। यहां पे अकेला ये फोर्स थोड़ा ना कि 1 G बड़ा हो गया सर 0.1 G से, तो असल में ये नीचे की तरफ खींचेगा। ये तो बेंच पे रखा हुआ है, ये तो सरफेस पे रखा हुआ है। अगर सरफेस पे रखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इंपेंडिंग मोशन इस तरफ है, टेंडेंसी जो है इसको खींचने की वो इस तरफ है। तो इसका मतलब है ये टेंशन ज्यादा होगी इधर वाले टेंशन से, ठीक है। तो इधर क्या टेंशन आएगी फिर बताओ? अगर मैं रिलेशन बनाऊं तो मैं कह सकता हूं 0.1 इंटू जी जो आएगा, जी की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूं, दैट मस्ट बी इक्वल टू इधर वाली जो टेंशन है जो कि कम टेंशन है, e टू द पावर म्यू, और बीटा की वैल्यू जरा देखो, यहां से लेके और यहां तक स्ट्रिंग टच कर रही है तो ये एंगल पाई का हो गया भाई, ठीक है। तो म्यू पाई यहां से ये आ जाएगा। अब यहां से आप T2 को कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों कि इधर की टेंशन क्या आएगी, वो आएगी 1 डिवाइड बाई e टू द पावर म्यू पाई। अब म्यू की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो म्यू को अगर मैं 0.1 0.2 ले लूं तो चलिए मैं म्यू की वैल्यू को सोचिए, अगर मैं बोल देता हूं कि म्यू जो है ऐसे रैंडम ले रहा हूं मैं, 0.2 ले लूं फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहां पे 0.2 पुट करोगे तो T2 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 1 अपॉन e टू द पावर 0.2 पाई। अब जरा इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये बनेगी 0.2 इंटू पाई, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है ये 1.87 आ रही है दोस्तों। तो ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 1.87, ठीक है, 1.874 ये वैल्यू आ रही है। और 1 अपॉन में अगर मैं इसको करता हूं तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी वो जरा देखिए, वो आएगी 0.533। तो ये बनेगा 0.533 न्यूटन। इतने न्यूटन की T2 आ गई है मेरे पास। जो टेंशन आई है ये वाली, ये आपकी यहां पे देखो, यहां पे 1 न्यूटन की टेंशन थी ना, यहां पे 1 न्यूटन की टेंशन थी, तो यहां पे देखो कितना कम हो गई, यहां पे काफी हद तक रिड्यूस हो गई है, ठीक है। तो मतलब अगर यहाँ पे 100 ग्राम का असर था तो यहाँ पे कितना बनेगा बताओ जरा। यहाँ पे आपका 53.3 ग्राम्स का असर दिखेगा आपको इधर, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है म्यू पे भी कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है। तो आप देखिए कि टेंशन की वैल्यू जो है वो सेम नहीं रहती दोनों तरफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन आने की वजह से। आई होप आपको ये समझ आया। अब इसके ऊपर एक और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखा सकता हूं, और वो एक्सपेरिमेंट क्या है वो जरा समझते हैं। तो एक्सपेरिमेंट सेटअप में मिलते हैं और इसको भी जरा परफॉर्म करके देखते हैं। तो दोस्तों मैं एक्सपेरिमेंट सेटअप में रेडी हूं। तो मेरे पास वेइंग स्केल है अगेन, एंड मेरे पास कुछ मासेस रखे हैं, और मेरे पास एक रोड है। ये रोड जो है ये एक तरह से सिलेंड्रिकल रोड है, और ये सरफेस स्मूथ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन होगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ये मासेस को रीड कर लेता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे 50 ग्राम्स है सुनील जी, ओके। तो ये भी आई थिंक 50 ग्राम्स होगा। कितना है बताइए? 49, ओके। तो 50 ग्राम्स है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब जरा देखिएगा, मैं यहाँ पे थोड़े से मासेस को इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो 50 से मैं 20 ग्राम और इंक्रीज कर देता हूँ, तो ये 70 हो गया, और ये 90 हो गया, और यहाँ पे 10 ग्राम मैं और इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये मेरे पास 100 ग्राम्स हो गया। आप एक बार चेक भी कर लें, 99 100 ग्राम्स हो गया, ठीक है। और इस तरफ है मेरे पास 50 ग्राम्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये 100 ग्राम्स को यहाँ पे ऐसे स्ट्रिंग के थ्रू ऐसे लपेट दिया। अब यहाँ पे फ्रिक्शन है, अब मुझे बिल्कुल हल्का सा यहाँ पे देखो, अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये स्लाइड डाउन हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको बैलेंस रखना चाह रहा हूँ तो बिल्कुल हल्का सा फोर्स लगाना पड़ रहा है। यहाँ पे बिल्कुल हल्की सी टेंशन देने की जरूरत है मुझे यहाँ पे 100 ग्राम्स इंटू जी जो है, जो इधर लग रहा है, उतनी ही टेंशन यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है।
यहाँ पे अगर मैं हल्का सा भी इसको दबा लूँ ना, हल्का सा, देखो बिल्कुल मैंने हाथ से कुछ ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रखा है। और मैं इसको अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे खैर मेरे पास 50 ग्राम्स है, तो मैं ज़रा इसको एक बार हटा देता हूँ। ये बताइए कितने का है? 27 ग्राम्स का है। हाँ, तो 100 ग्राम्स इधर है और ये 27 ग्राम्स का, ये भी काफ़ी है इवन, सच बताऊँ तो मैं अगर इसको इसमें डाल दूँ और मैं अगर इसको छोड़ दूँ तो आप देख सकते हो ये जो है ये गिरने नहीं देगा इसको। जबकि इधर जो है ये 27 ग्राम है और इधर 100 ग्राम्स है, फिर भी ये स्लाइड डाउन नहीं हो रहा, 100 ग्राम्स की तरफ नहीं आ रहा है। उसका कारण है यहाँ पे फ्रिक्शन होना, ठीक है। अभी जो फिलहाल जो इंपेंडिंग मोशन है वो इस तरफ है, इस तरफ रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी है क्योंकि इधर मास ज़्यादा है, तो इधर वाली टेंशन से ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी, क्या रिलेशन होगी, उसमें इसका म्यू डिपेंड करेगा और कितना ये एंगल है जो ऐसे रिवॉल्व होके बन रहा है। अब एंगल को कैसे देखते हैं? एंगल को अगर आप सामने से इधर से देखोगे तो सिलेंडर मुझे नज़र आ रहा है और यहाँ से लेके यहाँ तक, जो मेरी 2 उंगलियाँ आपको देख पा रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है एंगल वो पाई है, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जब पीछे की तरफ आऊँगा मैं तो फुल 2 पाई बनेगा और 2 पाई के बाद ये फर्दर पाई। इसका मतलब यहाँ पे 1.5 पाई का जो है 1.5 इंटू 2 पाई, ठीक है, मतलब 1.5 टर्न्स है यहाँ पे, आप ये समझिए 1.5 टर्न्स है यहाँ पे, और यहाँ पे म्यू की वैल्यू भी है, तो 1.5 टर्न्स का मतलब है 2 पाई इंटू 1.5, 3 पाई। 3 पाई जो है वो बीटा की वैल्यू हुई है यहाँ पे। तो आप अगर म्यू कोई दे दे आपसे तो आप बता सकते हो कि इस फोर्स को 100 ग्राम्स इंटू जी को कितना फोर्स इधर चाहिए सो दैट इसको होल्ड कर सके, यहाँ पे रोक सके, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग क्या है, अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो इक्विलिब्रियम है तो ये इसने होल्ड कर लिया इसको। जनाब अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्या है, अगर आप इसको लिफ्ट करना चाहते हो तो आपको इधर वाला जो फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा, ज़रा सोचिए आप, सोचिए। मैं इधर जो है यहाँ पे भी 50 ग्राम्स कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा मास जो है वो अब 50 ग्राम्स हो गया है। इसको ज़रा, हाँ जी, तो ज़रा देखिए दोस्तों, यहाँ का मास जो है मैं इंक्रीज़ करने जा रहा हूँ और ये लीजिए, थोड़ा सा इसको चौड़ा भी कर देता हूँ, थोड़ा दूर दूर हो जाए, ठीक है। हाँ जी, तो फिलहाल इधर 100 ग्राम्स इंटू जी है, यहाँ पे 50 ग्राम्स इंटू जी है और मैं यहाँ पे मासेस को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ज़रा देखिएगा 50 और 200 ग्राम्स आप देख भी पा रहे होंगे, ये मेरा 200 ग्राम्स है, ठीक है। कितना है? 197, तो 200 ऑलमोस्ट है। तो इसको मैं ज़रा इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, और ज़रा देखते हैं कि ओह ये इसमें आई थिंक ये जा नहीं रहा है। ओके, मैं एक काम करता हूँ, 500 ग्राम्स को ही डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे 500 ग्राम्स है, ठीक है। तो अब जो टोटल मास हुआ है इधर वो हो गया है 550, बल्कि ये भी डाल देता हूँ, 200 भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो टोटल मास कितना हो जाएगा इधर बताइए? 750 हो जाएगा। चलिए मैं ज़रा इधर का मास जो है वो 750 कर देता हूँ। क्या लगता है लिफ्ट कर पाएगा? ज़रा देखते हैं भाई लिफ्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो इधर 750 हो गया है दोस्तों, ठीक है। और इधर कितना है? इधर 100 जी है, लेकिन अभी भी लिफ्ट नहीं कर पाया। देखो इसको लिफ्ट नहीं कर पाएगा। इवन कई बार ऐसा होता है, वो म्यू पे डिपेंड करता है, और म्यू कई बार इतना ज़्यादा होता है कि स्ट्रिंग इवन टूट जाएगी, लेकिन ये नहीं लिफ्ट हो पाएगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको होल्ड रखने के लिए तो बहुत ही कम मास चाहिए यहाँ पे अब, लेकिन अगर आप इसको लिफ्ट कराना चाहते हो तो आपका मोशन बदल चुका है। पहले रिलेटिव मोशन इस तरफ होने की टेंडेंसी थी, अब रिलेटिव मोशन इधर होने की टेंडेंसी है, नीचे की तरफ, ये वाला खींचने की टेंडेंसी दिखा रहा है अब। तो इधर की टेंशन इधर वाली टेंशन से बहुत ज्यादा चाहिए अब आपको, मतलब इधर जो मास लगाना पड़ेगा वो बहुत ज्यादा चाहिए सो दैट आप इसको लिफ्ट कर सको। फिलहाल जो मास मैंने लगाया है वो करीबन 750 ग्राम्स का यहाँ पे लगा रखा है। मैं इवन और बढ़ा देता हूँ इसके मास को, तो मेरे पास ओके 100 ग्राम्स मैं और इंक्रीज कर देता हूँ। जरा देखिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, ये कुछ हो नहीं रहा है। मैंने और 100 ग्राम्स और इंक्रीज कर दिया, बट स्टिल जो है आप जो है इसको लिफ्ट नहीं कर पाओगे। और इस बार इधर की टेंशन बहुत ज़्यादा है इधर वाले टेंशन के कंपेरिजन। ये बहुत हल्का है, देखो कुछ नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पे बहुत टाइट है। मैं हाथ से मार भी रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो गया? पहले तो 100 ग्राम्स को वो उधर जाने नहीं दे रहा था, लिफ्ट पहले 100 ग्राम्स इधर था और इधर केवल 27 ग्राम्स था और इधर जा नहीं रहा था। पहले इंपेंडिंग मोशन इस तरफ था, तो इधर की टेंशन ज़्यादा थी इधर से, और मूवमेंट नहीं हो रही थी क्योंकि ये टेंशन इनफ थी इसको नीचे जाने से रोकने के लिए।
और अब क्या है, अब इंपेंडिंग मोशन इधर है, मतलब आपका जो रिलेटिव मोशन है वो इस तरफ है, तो इधर की टेंशन बहुत ज्यादा होगी इधर से, और इस ब्लॉक को उठाने के लिए इधर की टेंशन बहुत ही ज्यादा चाहिए भाई आपको। तो अब इस चीज को एनालाइज करते हैं, ठीक है, अब इस चीज को एनालाइज करते हैं, अपने स्क्रीन पे बोर्ड पे चलते हैं और पहले एक डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इस प्रॉब्लम को टैकल करेंगे, ठीक है। आई होप आप तब तक इसको एनालाइज करोगे। आप सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि होल्ड करने के लिए बहुत ही कम फोर्स चाहिए लेकिन लिफ्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा फोर्स चाहिए जब आपका यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब बोर्ड पे और इसको फर्दर एनालाइज करते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, तो मिलते हैं बोर्ड पे। तो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट देखा और आपने देखा कि इसका क्या असर होता है फ्रिक्शन का, ठीक है। तो हम कई बार जो है फ्रिक्शन की हेल्प से ही मास को जो है होल्ड करा सकते हैं, अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपका ठीक ठाक अमाउंट का है तो, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन जो है उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जरा देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है और ये जो फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना कि जिधर की टेंशन ज्यादा है वो इधर होना चाहिए, कम टेंशन वाली साइड है ये, जो भी कम टेंशन होगी वो इधर लिखना है, e टू द पावर इसके साथ लिखना है, और किधर ज्यादा टेंशन होगी, जिधर इंपेंडिंग मोशन है, जिधर रिलेटिव मोशन हो रहा है, ठीक है, उस तरफ जो है टेंशन वो ज्यादा होगी, जिधर टेंडेंसी है मोशन होने की, जिधर से आप खींच रहे हो स्ट्रिंग को, उस तरफ की टेंशन हमेशा ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये भी कह सकते हो फ्रिक्शन के ऑपोजिट होगी, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो जिधर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा उसके उल्टी डायरेक्शन में टेंशन जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए अब इसी का यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि सोचिए ऐसे हमने दो ब्लॉक से बना रखे हैं, ठीक है, एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक मेरा यहाँ पे है, ऐसे दो ब्लॉक बने हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक पुली लगा रखी है, पुली फिक्स्ड है भाई, और मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, थोड़ा सा रेड कलर से बना देता हूँ मैं स्ट्रिंग को, ठीक है। तो जरा देखिए दोस्तों, ये स्ट्रिंग यहाँ से आई ऐसे होते हुए और यहाँ से होते हुए यहाँ पे गई और यहाँ से होते हुए ऐसे गई और यहाँ पे मेरा एक ब्लॉक ऐसे हैंग कर रहा है, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको ऐसे हैंग किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से ब्लॉक मेरा हैंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये फ्रिक्शनलेस है मान लीजिए, बट यहाँ पे जो ब्लॉक्स लगे हुए हैं इनके ऊपर फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है वो आपको दे रखा है 0.25, यहाँ पे भी फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है 0.25, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको फोर्स लगा रहा हूँ, नीचे की तरफ खींच रहा हूँ। आपको ये दे रखा है कि ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का है, ठीक है, जरा देखिए ये इसका सेंटर है और यहाँ पे टच हुई है, ठीक है, तो ये 90 है, ये 135 एंगल दे रखा है, 135 डिग्री, और ऐसे इधर भी अभी ये सेंटर है और ये एंगल 45 है, टोटल एंगल जो है वो 135 डिग्री का है, ठीक है जी। यहाँ से ये 90 डिग्री है पूरा, ये 90 डिग्री है, ये आपको गिवन है दोस्तों, ठीक है, और ये फ्रिक्शनलेस है। यहाँ पे मान लीजिए मेरा म्यू जो है वो 0 है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट है। आपको एक और चीज दे रखी है, स्ट्रिंग की जो मैक्सिमम टेंशन है ना, स्ट्रिंग कैन हैंडल 500 न्यूटन टेंशन। आपको ये दे रखा है कि मैक्सिमम टेंशन जो स्ट्रिंग हैंडल कर सकती है वो 500 न्यूटन की हैंडल कर सकती है, ठीक है। आपको ये बताना है कि इसका मैं कितना मैक्सिमम मास को लिफ्ट कर सकता हूं। फाइंड द मैक्सिमम मास, find the maximum mass that can be lifted by the string। कितना मास जो है हम यहां से लिफ्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की मैक्सिमम आपको स्ट्रेंथ दे रखी है 500 न्यूटन की है। अब ये कैसे देखें दोस्तों, देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करना आसान है, कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। तो यहां पे अगर मैं 500 न्यूटन लगाऊंगा, इस जगह पे अगर 500 न्यूटन है तो इधर जो है, इधर यहां पे 500 न्यूटन नहीं होगा, यहां पे 500 न्यूटन नहीं नजर आएगा, आपको कुछ कम नजर आएगा।
इधर कम होगा तो इधर वाले सिरे पे 500 न्यूटन होगा, और अगर इधर 500 न्यूटन लगा दिया ना तो इधर हो सकता है 500 से ज्यादा हो जाए और स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए। इवन आप खुद सोचिए, यहां पे सोचिए, अगर मैं इधर 500 न्यूटन लगा रहा हूं तो इधर वाले हिस्से में, क्योंकि स्ट्रिंग तो इधर खींच रही है ना, रिलेटिव मोशन तो इधर हो रहा है ना भाई, तो इधर का जो टेंशन होगी वो ज्यादा होगी 500 न्यूटन से, तो स्ट्रिंग ब्रेक हो सकती है। तो यहां पे 500 न्यूटन नहीं लेके चलेंगे हम लोग, इस तरफ 500 न्यूटन लेके चलेंगे, वो अपने को सही आंसर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे मैं 500 न्यूटन मान रहा हूं, तो यहां पे अगर 500 न्यूटन है तो यहां की टेंशन बताओ क्या होगी। यहां की टेंशन को मैं टी नोट मान लेता हूं पहले, तो टी नोट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 500 क्योंकि ज्यादा वाला है तो इधर रखो, और टी नॉट ई टू द पावर म्यू इंटू बीटा, बीटा रेडियन में होगा भाई। तो यहां से लेके यहां तक जो टच है, जितनी स्ट्रिंग टच है वो एंगल आपको दे रखा है, 135 डिग्री का स्पैन है, यहां से यहां तक 135 डिग्री का स्पैन में कनेक्टेड है, टच है नीचे वाले सरफेस के साथ। तो इसका मतलब है 135 को आप क्या बोलोगे, 3 पाई बाय 4, देखो पाई बाई 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना भाई, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, रेडियन में लिखना है भाई यहाँ पे, तो 3 पाई बाई 4, और म्यू की वैल्यू क्या है 0.25, तो 1/4 मेरा म्यू हो गया 1/4। तो यहां से मैं टी नोट की वैल्यू कैलकुलेट कर देता हूं कि यहां पे जो टेंशन है वो टी नोट क्या होगा, वही टी नोट यहां पे इधर होगा और वही टी नोट यहां पे इधर होगा, यहां पे सेम आएगा बराबर दोनों तरफ। क्यों, क्योंकि यहां पे म्यू की वैल्यू 0 है। वही टी नोट अब यहां पे इधर आएगा, लेकिन वो टी नोट यहां पे उतना नहीं आएगा भाई। ठीक है, यहां पे कुछ अलग आएगा, वो देखेंगे अब कितना आएगा। पहले टी नोट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो टी नोट की वैल्यू आ गई 500 डिवाइड बाई e टू द पावर 3 पाई बाई 16, 3 पाई बाई 16, ये मेरे पास टी नोट की वैल्यू आ गई। चलिए मैं इसको जरा कैलकुलेट भी कर देता हूं कि क्या वैल्यू है ये। तो 500 डिवाइड बाई e टू द पावर 3 पाई बाई 16, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर आप देखते हो तो ये आती है 277.42, 277.42 न्यूटन, ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई दोस्तों टी नोट की। वही टी नोट यहां पे, वही टी नोट यहां पे भी, अब यहां का फोर्स आ गया तो यहां का भी आ जाएगा। अब ऑब्वियसली ये ज्यादा होना चाहिए इधर से, तो इधर का मैं T1 मान लेता हूं। ठीक है, अब T1 क्या आएगा इधर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं T नॉट विल बी इक्वल टू T1 e टू द पावर म्यू इनटू बीटा अगेन, और बीटा की वैल्यू यहां पे अगेन 3 पाई बाय 4 है। तो कैसे लिखोगे बताओ जरा। टी नोट की वैल्यू है 277.42 डिवाइड बाई e टू द पावर म्यू, म्यू की वैल्यू 1/4 है और बीटा की वैल्यू 3 पाई बाय 4 है, तो ये बन जाएगा 3 पाई बाय 16। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या आ गया, T1 की वैल्यू आ गई दोस्तों। यहां पे टेंशन आ गई है, तो वो अगर मैं निकालना चाहूं तो उसको मैं निकाल सकता हूं e टू द पावर 3 पाई। एक बार कैलकुलेशन जरूर आप मेरी चेक कर लीजिएगा भाई, बाकी सब तो ठीक है। हाँ जी दोस्तों, तो ये जो वैल्यू है ये है 153.94, 153.94 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इधर 500 न्यूटन है तो इधर जो टेंशन है वो ये होनी चाहिए, ये होगी। और जो T1 यहाँ पे वही T1 यहाँ पे भी है, तो इसको लिफ्ट करना है, तो इसका मतलब जो T1 जो है वो इसके mg के बराबर ही हो गया अगर इक्विलिब्रियम में भी रखूं तो, और अगर T1 के लिए mg से किसी भी बड़ी कर दोगे तो आप इसको लिफ्ट कर लोगे। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि 153.94 एटलीस्ट ये किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए। g की वैल्यू को आप रफली 10 ले लो, तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15.4 हो जाएगी रफली। 15.4 किलोग्राम जो है, इतने मास को आप लिफ्ट कर सकते हो विदाउट ब्रेकिंग दिस स्ट्रिंग। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ आया कि किस तरह से आप जो है स्ट्रिंग को आप देखते हो और किस तरह से स्ट्रिंग जो है वो रोल प्ले करती है और फ्रिक्शन जो है वो कैसे रोल प्ले करता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मेरा एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए कैसा है। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन क्या है, और कुछ इस तरह का है कि मान लीजिए मेरे पास एक सर्कुलर एक ऐसे रोड थी, वो हमने यहाँ पे फिक्स कर रखी थी। ठीक है, यहाँ पे फिक्स थी। अब यहाँ पे एक ब्लॉक को हमने यहाँ पे हैंग करवाया है, स्ट्रिंग से एक ब्लॉक हैंग कर रहा है। ये मान लीजिए 20 किलोग्राम का है, और ये ऐसे गया, और फिर हमने यहाँ पे इस तरफ हम एक फोर्स लगा रहे हैं, F फोर्स। ठीक है,
अब आप देखिए कितने हमने यहाँ पे लगाए हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो 1, फिर 2 और फिर ये 2.5, 2.5 यहाँ पे हमने इसके ऊपर वो टर्न्स लगाई है। ठीक है, तो 2.5 टर्न्स है मेरे पास। स्ट्रिंग को 2.5 बार हमने इसको इसके ऊपर घुमाया है। और आपको ये दे रखा है कि ये जो F है ये 25 न्यूटन का है। 25 न्यूटन का F सफिशिएंट है इसको होल्ड करने के लिए। 25 न्यूटन इज सफिशिएंट टू होल्ड 20 किलोग्राम ब्लॉक। 20 किलोग्राम ब्लॉक को सफिशिएंट है 25 न्यूटन का जो फोर्स है वो। ठीक है, 25 न्यूटन का फोर्स 20 किलोग्राम के उसको उठाने के लिए, मतलब होल्ड करने के लिए सफिशिएंट है। आपको बताना है मैं F को कितना बढ़ाऊं कि ये लिफ्ट होना शुरू हो जाए, स्टार्ट लिफ्टिंग, इसको ऊपर उठना शुरू हो जाए। मैं कितना फोर्स यहां पे रखूं कि ये लिफ्ट होना शुरू हो जाए। तो क्या वो 25 किलोग्राम ही होना चाहिए क्या? देखो 25 पे तो होल्ड हो रखा है, 25 न्यूटन पे तो ये होल्ड हो रखा है। इसका मतलब क्या है जरा समझिए। G की वैल्यू को यहाँ पे 10 ले लो, G की वैल्यू को 10 ले सकते हो आप। यहाँ पे 25 किलोग्राम यहाँ पे अगर मैं लगा दूंगा तो वो काफी है नीचे जाने से रोकने के लिए। बट मुझे तो इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट कराना है भाई। तो ऊपर की तरफ लिफ्ट कराने के लिए ये फोर्स कहीं ज्यादा होना चाहिए। कितना ज्यादा? जरा देखो, G की वैल्यू को अगर मैं 10 लेके चलता हूं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर मैं ले लूं, तो यहां पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? वो लगेगा 200 न्यूटन का। तो आप बोलोगे सर 200 न्यूटन तो होना चाहिए यहाँ पे, ये तो 25 ही न्यूटन है। देखो फिलहाल जो है इंपेंडिंग मोशन इस तरफ है, समझिए। इधर कम फोर्स अगर हल्का सा भी लगा दूंगा ना तो हल्के से भी ये रुक जाएगी, मतलब हल्का सा पकड़ भी लूंगा ना इसको तो ये रुक जाएगी, ये नीचे जाने नहीं देगी इसको। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर चढ़ाना चाहता हूं ना तो इधर बहुत ज्यादा फोर्स है, फिर इंपेंडिंग मोशन में बदल रहा हूं, समझिए। जब ये नीचे जाने से रोकना है मुझे तो ये मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नीचे खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रस्सी घूमती घूमती इधर की तरफ नीचे की तरफ खींचेगी। और अगर आप इसको रोकना चाहते हो इसको एक जगह पे, तो इंपेंडिंग मोशन इस तरफ है, मोशन इस तरफ होने की टेंडेंसी दिखा रहा है, रिलेटिव मोशन इस तरफ है, उसको रोकने के लिए इधर का कम फोर्स चाहिए। लेकिन अगर आप इसको लिफ्ट कराना चाह रहे हो तो इसको खींचना पड़ेगा फिर ज्यादा फोर्स से, तो इंपेंडिंग मोशन इस तरफ हो जाएगा, रिलेटिव मोशन इस तरफ हो जाएगा, फिर आपको 200 से ज्यादा रखना पड़ेगा। फिर इधर पॉइंट को समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था ना, जिस तरफ की टेंशन ज्यादा होती है वो इस तरह से जुड़ी रहती है, इस रिलेशन से जुड़ी रहती है। लेकिन ध्यान रखना इसमें T2 किधर की है और T1 किधर की है। T2 उस तरफ की टेंशन है जिस तरफ मोशन होने की टेंडेंसी दिखा रहा है। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो यहां पे मोशन इधर होने की टेंडेंसी दिखा रहा है, क्योंकि ये मास ज्यादा है, बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है इधर, और आप सिर्फ इसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, ये नीचे जाने की टेंडेंसी दिखा रहा है। ये पहला केस है। दूसरे केस में आप इसको लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब मोशन इधर होने की टेंडेंसी दिखा रहा है, नीचे वाले से इधर खींचने की कोशिश कर रहे हो। तो उस केस में फिर क्या होगा? T2 इधर का होगा, बड़े वाली टेंशन इधर आएगी और छोटे वाली टेंशन इधर आएगी। ध्यान से देखिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी के ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट भी देखा था, ठीक है। तो चलिए इसको जरा देखते हैं कि इसको हम कैसे करें। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे? यहाँ पे 200 न्यूटन है, यहाँ पे 25 न्यूटन है और 2.5 टर्न्स है। 2.5 टर्न्स होने का मतलब एक टर्न जो है वो यहाँ से शुरू होके वापिस जब यहाँ पे आएगी, इसका मतलब कितना हो जाएगा? जरा देखो, यहाँ से घूम के और वापिस जब यहाँ पे घूम के आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने 2 पाई रेडियन कवर कर लिया है, ठीक है। 2 पाई रेडियन कवर कर लिया है। जरा ध्यान से देखिए, तो नहीं 2 पाई कवर कर लिया क्या? 2 पाई नहीं कवर किया। अगर मैं इसका फ्रंट व्यू इधर से व्यू दिखाऊं तो इसका इधर से व्यू ऐसा नजर आएगा आपको। अगर आप इस तरफ से देखोगे तो ऐसा नजर आएगा। अब ऐसा नजर आएगा तो जरा देखो क्या हो रहा है। यहां से ये हैंग कर रहा है मेरा, ठीक है। तो पहली टर्न ऐसे लगाई, ये पूरा 2 पाई हो गया यहां तक, ठीक है। पहली टर्न यहां तक लगाई और जैसे ही नीचे से आया, नीचे से यहां तक जब आएगा तो वापस 2 पाई हो जाएगी। यहां से शुरू हुआ है भाई, कॉन्टेक्ट पॉइंट यहां से बीच से शुरू हुआ है ना, फिर नीचे गया और फिर घूम के यहां तक आया, फिर 2 पाई हुआ है। फिर यहां से यहां तक एक और बार फिर से घुमा तो एक और रिटर्न होगी, फिर से 2 पाई रेडियन घूम गया, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यहां से फिर यहीं तक आया है, ठीक है। इसका मतलब पाई और हुआ है,
इसीलिए 2.5 टर्न्स बोला गया है। ध्यान दीजिएगा 2.5 कैसे बना है, यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि 2.5 टर्न्स कैसे हैं सर। ठीक है, तो ये इसको साइड से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 2.5 टर्न्स ही हैं। तो कितना बीटा की वैल्यू क्या आएगी, कितना कवर कर रहा है इसके ऊपर, ये बीटा की वैल्यू, एक टर्न का मतलब 2 पाई रेडियन होता है, तो ये 5 पाई हो जाएगा। इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 5 पाई रेडियन। बीटा की वैल्यू 5 पाई रेडियन। तो यहां से अगर मैं रिलेशन देखूं तो T2 इधर वाली जो टेंशन है ये ज्यादा है जब ये रुका हुआ है, जब ये नीचे जाने की टेंशन दिखा रहा है पहले केस में। ठीक है, पहले केस की बात हो रही है जब इधर 200 और इधर 25 न्यूटन है तब। तो T2 की वैल्यू है 200, तो 200 इज इक्वल टू, इधर है मेरा 25, इधर तो 25 न्यूटन है, क्योंकि 25 न्यूटन सफिशिएंट है इसको होल्ड रखने के लिए। इंपेंडिंग मोशन इस तरफ है। ठीक है, हाँ, तो चलो देखिए 25 e टू द पावर म्यू और बीटा की वैल्यू क्या होगी 5 पाई। ठीक है, तो अब यहां से म्यू निकाल सकते हैं हम लोग, तो 25 8 200 और म्यू इंटू 5 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ जरा, वो हो जाएगी ln 8 हो जाएगी। तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 1/5 पाई ln 8। ठीक है, अब जरा मैं इसको जब कैलकुलेट करता हूं तो क्या बनता है जरा देखिए, ln 8 डिवाइड बाई 5 पाई। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है 0.132। ये मेरे पास म्यू आ गया दोस्तों। ठीक है, इजी था, सिंपल था, यहां पे हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम इधर वाले फोर्स को बढ़ाते हैं सो दैट मैं इसको लिफ्ट कर सकूं। इस बार रिलेटिव मोशन इस तरफ होगा। ठीक है, तो इधर की टेंशन अब ज्यादा होगी 200 से, इधर तो 200 ही रहेगी। मतलब अगर आप हल्का हल्का बिल्कुल स्लो सोचिए लिफ्ट कर रहे हो, एक्सेलेरेट नहीं कर रहे हो इसको, तो इधर 200 है तो 200 ही टेंशन इधर होनी चाहिए। ठीक है, तो इधर की टेंशन फिर क्या लगानी पड़ेगी सो दैट मोशन इस बार इधर हो। ठीक है, तो इधर टेंशन फिर ज्यादा होनी चाहिए 200 से। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगी। तो इधर मैं T2 बोलूंगा, अब मैं T2 इज इक्वल टू T1, इधर वाली 200 ले लो अब। ठीक है, ध्यान देना भाई, ज्यादा वाली जो टेंशन है वो इधर रखनी है। ठीक है, T2 e टू द पावर म्यू की वैल्यू 0.132 इंटू 5 पाई। ठीक है, अब ये टेंशन आएगी और ये टेंशन क्या हो जाएगी बताइए, ये हो जाएगी 200 e टू द पावर बताइए 0.132 इंटू 5 पाई। ठीक है भाई, एक बार जरा देख लीजिए मैंने सही लिखा है क्या। और ये जो निकल के आ रही है 1.59 किलो न्यूटन, 1.59 किलो न्यूटन। इसका मतलब इतना फोर्स इधर लगाना पड़ेगा तब जाके आप इसको लिफ्ट कर पाओगे उल्टी डायरेक्शन में। अगर आप इधर से खींचना चाहते हो तो रोकना कितना आसान है, देखिए रोक सकते हो, बट खींचना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, खींचना बड़ा मुश्किल है इस चीज को, रोकना इजी है बट वहीं से अगर आप आगे की तरफ खींचना चाहते हो तो बड़ा मुश्किल है। आपने ये देखा होगा कि कई बार हमारे पास ऐसे इंक्लाइन प्लेन होती है और यहाँ पे कोई पेड़ लगा हुआ है और यहाँ पे कोई गाड़ी है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है गाड़ी को आगे की तरफ खींचते हैं, ये पेड़ के चारों ओर यहाँ पे टर्न लगा देते हैं और ऐसे गाड़ी को होल्ड कर सकते हो आप। यहाँ पे हल्के से फोर्स को दबा भी लोगे ना, इसको पकड़ भी लोगे रस्सी को 10-12 टर्न लगा के, ठीक है, और इसको पकड़ भी लोगे तो गाड़ी नीचे नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप गाड़ी को इसी रस्सी से खींचना चाह रहे हो ऊपर की तरफ तो बड़ा मुश्किल है भाई। ठीक है, तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो 200 न्यूटन से कितना ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ रहा है एक्स्ट्रा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया और एक्सपेरिमेंट का जो हम जो एक्सपेरिमेंट का जो हमने किया था परफॉर्म, उसका आपको रीजन भी पता चल गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।